हमें तो लगा तो आज कहीं एक दिन का आराम ना हो जाए। दक्ष वाईफाई तो बेटा, वाईफाई तो है दक्ष। हमारे यहाँ 3 फाइबर नेटवर्क हैं, बीएसएनएल और एक गाइगेंटिक का है और एक जियो का। 2 नहीं आ रहे, सिर्फ एक बीएसएनएल का काम कर रहा है। जीती रहो श्रुति, निधि गुड इवनिंग, साहिल ग्रीटिंग बेटा। तो वाईफाई तो काम कर रहा है लेकिन जो जियो का है ना वो गायब हो गया। अच्छा दक्ष का आ रहा है, गीगा का, चलो सही है बेटा, कईयों के नेटवर्क ठीक काम करते हैं। श्रुति कल हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था और आज जब आप आगे बढ़ोगे तो वही टॉपिक आज के टॉपिक से मिलता जुलता है, फिर बाद में अपलोड हो जाएगा, उसको वहां भी कर लेंगे। दक्ष खुश हो गया बच्चे, शाबाश, चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। आप सभी बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट की किस डेफिनेशन को पहचानते हैं, पहले जरा मुझे इस बात को जानना है। जैसे कल हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसी तरह से आज के टॉपिक के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें चाहिए अच्छे से। फ्रीजिंग पॉइंट की 2 डेफिनेशन होती है, एक तो स्टैंडर्ड है, दक्ष ने जो डेफिनेशन कही है ये नॉर्मल, हमें इस जरूरत भी इसकी पढ़नी है। दक्ष ने कहा है कि टेम्परेचर जब वाटर आइस में बदलने लगता है या कोई लिक्विड जब सॉलिडिफाई होता है, हम जनरल ये भी कह सकते हैं कि जब कोई लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचानते हैं, ये कहा जाता है। और पता है इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है स्टैंडर्ड वो क्या है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम इक्वल। पता नहीं आप बच्चे इस डेफिनेशन को जानते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डेफिनेशन को नहीं जानते कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम इक्वल, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचानते हैं। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ डेफिनेशन। लेकिन आपको तो जो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है बस उसी को याद रखना है कि वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू करता है। तो जैसे हमने कल का टॉपिक बताया था बिल्कुल उसी तरह से आज के टॉपिक को आपको पढ़ना है, सेम उसी मैनर में आपको समझना है। लेट यहां पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हैं, किसी टेम्परेचर पे ये वाटर है, वाटर कह लो, सॉल्वेंट कह लो, कुछ भी कह लो, और इसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहां वेपर प्रेशर दिया गया है, ये इसका वेपर प्रेशर है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपको यहां पर गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है यहां पर। अब आप वाटर को फ्रीज करते हो, तो फ्रीज करने से क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल इधर से उधर घूमते थे वो पार्टिकल सेटल डाउन होना शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और नजदीक आके ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं और उसे फ्रीजिंग कहते हैं। तो हम इसको कूल करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम इसे कूल करते हैं इसका वेपर प्रेशर कम होता है, और एक कंडीशन आती है जब इसमें से सॉलिड सेपरेट होना शुरू होता है, यहां से यहां तक तो ये पूरा लिक्विड है, और उसके बाद यहां सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो जब इसमें से सॉलिड सेपरेट होना शुरू करता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहा जाएगा। तो ये है टी नॉट, नीचे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये यहां पर रहेगा। अब हम इस वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला देते हैं। अब वाटर में जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड पार्टिकल के बीच में आ जाता है। पहले क्या था कि 2 लिक्विड पार्टिकल हैं, कंबाइन हो गए, सॉलिडिफाई हो गए। अब इनके बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनको आसानी से फ्रीज नहीं होने देगा, हमें टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा, और डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ये फ्रीज होगा। तो लेट मैं मान लेता हूं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे सॉल्यूशन बन गया,
और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है। यहां पर वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब आप इसको ठंडा करते हैं, लेट यहां पर आके ये सॉलिडिफाई होता है और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा उसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप देख सकते हो, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचाना जाएगा और डेल्टा टीएफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। डेल्टा टीएफ इसे कहा जाएगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहां अच्छे से समझ जाएं, इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहा जाएगा। डेल्टा टीएफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इस तरह से आप इसको यहां पर बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन टी नॉट आपके पास क्या रहा, ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीएफ क्या रहा, ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा, टी नॉट माइनस टीएफ। ये एक्सप्रेशन यहां बनेगा। कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या एक्सप्रेशन था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट, यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। और आज हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, आज हमारे पास एक्सप्रेशन है यहां पर कि ये सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये एक्सप्रेशन यहां पर हमारे पास है। तो इस चीज को यहां याद रखना, दोनों के एक्सप्रेशन में फर्क होता है। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। आप ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो लिक्विड के बीच में ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, फ्रीज होने में दिक्कत होगी, फ्रीज होने में प्रॉब्लम होगी। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेस्ट मेथड है मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा KF। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये एक्सप्रेशन यहां पर बनता है। KF क्या होता है, KF का एक नाम, इसका पहला नाम है, इसे हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से पहचानेंगे। और इसका एक और नाम है, इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या याद है कल बच्चों को, कल हमने केबी बताया था। केबी का पहला नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा नाम था एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी तरह से यहां पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायो शब्द ठंडक से, लो टेम्परेचर से लिया जाता है। तो आप इस बात को याद रख सकते हो कि क्रायो फ्रीजिंग पॉइंट में ये शब्द इस्तेमाल होगा। इस शब्द का यहां पर आप इस्तेमाल सीख सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, रिमेंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स ऑफ KF की यूनिट क्या होगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M, डेल्टा TF अपॉन M ये रहेगा। KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। बच्चों ध्यान रखना, आज इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो बीच में अगर क्लास इधर उधर हो जाए तो उसको हमें मैनेज करना है। तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M ये हमारे पास है। अब डेल्टा TF यानी टेम्परेचर, इसकी यूनिट केल्विन और इसकी यूनिट केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट या तो मोलल लिख सकते हैं या मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं। तो केल्विन पर मोलल ये कह सकते हैं, और केल्विन किलोग्राम पर मोल, इस तरह से आप इसकी यूनिट को बता सकते हैं। KF की यूनिट इस तरह से आपके पास रहेगी। इस पॉइंट को यहां पर याद रखें, समझ के रखें। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल आपने पढ़ा था।
इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल कल वाली चीज है। अगर मोलैलिटी हमारे पास 1 है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये हमें ध्यान रखना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, यानी क्या क्वेश्चन बनेगा? डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर एग्जाम का क्वेश्चन आता है डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो अब आपके पास जवाब होगा। आप बता सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, कि देखो इसी से आएगा ना, यहीं से आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। केएफ क्या है? डेल्टा टीएफ के बराबर, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, इसे केएफ कहा जाएगा। तो जैसे कल मैंने आपको केबी की डेफिनेशन याद करने को कहा था, उसी तरह से तो यहां पर जो सामने सब कुछ हुआ पड़ा है, इसमें से आपको यूनिट ऑफ केएफ याद रखनी है। दूसरा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच है? वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कल के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि जब एग्जाम में ग्राफ आया था वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों से वो सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आया था कौन सा ग्राफ था। वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ था। ऐसे ही ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क रख लो। कई बार आसान सी चीज हमें बहुत प्रॉब्लम में खड़ा कर देती हैं, तो ये आसान सी ही चीज है, इसको यहां से याद रखना। केएफ की डेफिनेशन क्या होगी वो हम यहां पर सीख चुके हैं। अब जल्दी से करते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि आज इस टॉपिक को हमें फिनिश करना है पूरा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो जरा जल्दी से इसके न्यूमेरिकल करते हैं। पहला फार्मूला डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ। टी नॉट है सॉल्वेंट, टी एफ है सॉल्यूशन। अच्छा बताओगे यहां पर टेम्परेचर की यूनिट क्या लोगे? टेम्परेचर की यूनिट क्या लोगे, जल्दी से बताओ। व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? जल्दी से। कल मैंने बताया था, कल मैंने खास तौर पे कहा था, आप कोई भी यूनिट ले लो, आप कोई भी। प्रियांशु बिल्कुल ठीक, दक्ष भी ठीक, श्रुति ध्यान रखो, ओजस्वी ठीक है, कोई भी यूनिट ले लो, क्योंकि डेल्टा टीएफ एक डिफरेंस है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही रहेगा और केल्विन में भी वही रहेगा। तो यूनिट कोई भी हो आप ले सकते हो। सॉल्वेंट अगर वाटर है, वाटर अगर सॉल्वेंट है और आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, नहीं दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 273 केल्विन भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला नंबर 2, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एंड फॉर्मूला नंबर 3, मोलैलिटी की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, सो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास रहेगा। इस तरह से ये 3 फार्मूले यहां पर बनते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। अच्छा मैंने कहा था कल आपको कि भाई अगर केबी की वैल्यू नहीं दी गई तो केबी की क्या वैल्यू लेंगे? जल्दी से मुझे बताओ, अगर केबी की वैल्यू ना दी जाए तो आप क्या मानते हैं? दक्ष ठीक जवाब है, बिल्कुल सही। आरजू नो बेटा, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है ना। सलोनी करेक्ट, प्रियांशु सही, श्रुति सही, और शैव्या बिल्कुल सही, ओजस्वी करेक्ट, आरजू करेक्ट, माही ठीक है, हाँ दक्ष बिल्कुल ठीक, यही बात मैं अभी बोलना चाह रहा था। तो केबी अगर नहीं दिया गया ना, यू कैन कंसिडर आइदर 0.512 और 0.52, दोनों में से कुछ भी मान लो, 0.512 और 0.52। ऐसे ही अगर आपको केएफ नहीं दिया गया, केएफ, तो ध्यान रखिए केएफ नहीं दिया गया तो 1.86 वाटर के लिए अगर केएफ नहीं दिया गया तो आप उसकी वैल्यू को 1.86 कंसिडर करें। बहुत अच्छा, बच्चों को तो याद भी है। देखो दक्ष ने, शैव्या ने, आरजू ने पहले भी जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर केएफ की वैल्यू नहीं है तो उसको अपने हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है, यहां ध्यान रखो। चलो अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, और देखते हैं कौन सा बच्चा
सही जवाब देगा, क्योंकि एरर हमने कहा कहीं भी हो सकती है। कोशिश यही हो कि एरर आपकी मिनिमम हो। तो मैं आपको छांट के यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in 100 gram of water, 100 gram of water result in lowering of freezing point 1.43 Kelvin. Calculate molar mass Kf 2.86 ये यहां पर Kf की वैल्यू है। अब जल्दी से इसका जवाब। मनन गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा, आज इंटरनेट की प्रॉब्लम तो खैर ये है ही, ये तो दिख ही रही है, मेरे को भी पिछली क्लास में दिक्कत रही। निधि का जवाब आ गया, दक्ष का जवाब आ गया, और दोनों के जवाब अलग अलग हैं। देखते हैं किसका क्या जवाब रहता है, मैं बताता हूं अभी। ओके, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, सो वी कैन से। ओके चलो, आप बाकी बच्चे बताओ। सलोनी ने भी बताया जवाब, ठीक है सलोनी, और जवाब सही है नहीं ये मैं भी बताता हूं आपको। निधि आंसर चेक करें आप, दक्ष और सलोनी का जवाब ठीक है, और शैव्या की यूनिट्स गलत हैं। निधि अब ठीक है आंसर, और अगर बेटा प्रॉपर यूनिट के साथ लिख दोगे ना तो वंडरफुल आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि यूनिट्स की आदत अभी से डालें, वो अच्छा रहेगा। तो जो जो वैल्यूज गिवन हैं उनको समझते हुए वैल्यू पुट करनी है। मैं अगर सामने लिखूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है, ये रहा। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी दिख रहा है। प्रसून, श्रुति करेक्ट आंसर। श्रुति यूनिट्स गलत हैं, प्रसून यूनिट्स गलत हैं, मनन जवाब ही गलत है। तो ध्यान से करो बेटा, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है इस न्यूमेरिकल की। पहले ये देख लो कि मैं जो वैल्यू सामने लिख रहा हूं सही है नहीं। नाउ श्रुति योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अब ये पूरी तरह से सही है। आरजू नहीं बेटा, शैव्या करेक्ट है। आरजू थोड़ा सा ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी में कई बार मिस्टेक होती है ना, क्योंकि मैं खुद आपसे कई बार जल्दबाजी में पूछता हूं। प्रसून दिस इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। प्रिया यूनिट के साथ जवाब दो बेटा, जवाब ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सही है, यूनिट भी। मनन यूनिट के साथ जवाब दो। ओजस्वी अगेन यूनिट। कल मैंने खास तौर पे इस पॉइंट पे एम्फेसाइज किया था बच्चों। जल्दी से जो कमांड देता हूं ना उसको तुरंत एक्सेप्ट किया करो, नहीं तो कुछ ऐसा ही होता है जो आज हुआ था। आज हुआ ना, दिल्ली में बवाल हुआ तो वो कमांड्स को सही ढंग से एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से होता है। मनन कल मैंने कहा था कि अगर मोलर मास निकालना है तो यूनिट ग्राम पर मोल। प्रिया ठीक है, माही ठीक है, आरजू ग्राम पर मोल बेटा, मोल पर ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल। अगर एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एमयू या यू, अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो ग्राम। ओजस्वी ठीक है। कहाँ आ गया दक्ष आपका सेंटर? मनन जवाब बिल्कुल ठीक है। दक्ष ये बहुत अच्छा रहा बेटा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है ना, हाँ ये ठीक है। IITM तो आई थिंक पहला ही कॉलेज है जब आप मुरथल को लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ते हो, ये आपका ठीक रहा। और बच्चों ने भी KVPY का जो एग्जाम है, क्या उसको फिलअप किया है? और किसी बच्चे ने? इस दक्ष ने तो किया है, और कोई बच्चा नहीं? चलो कोई नहीं, इम्तिहान तो और भी आएंगे। आरजू ये अभी हुआ ना बेटा कि सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद में मोबाइल इंटरनेट ऑफ करने की बात थी, तो शायद ऐसा हो भी सकता है।
मनन का फॉर्म भरने से रह गया, ये फॉर्म बड़ा गंदा है मनन, अगली बार इसको पकड़ के मारेंगे। ओजस्वी केवीपीवाई है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें जब आपका एडमिशन होता है तो इसके मार्क्स आपको आईआईटी में एडमिशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप की, वहां पर हेल्पफुल होता है। आप गवर्नमेंट लैब में जाके रिसर्च भी कर सकते हो। तो केवीपीवाई का जो पेपर है वो एक काफी अच्छा पेपर माना जाता है, काफी अच्छा। पिछले साल हमारे बैच का बच्चा था अंकुश, उसने केवीपीवाई क्लियर किया था। अंकुश नाम था, स्कूल मुझे ध्यान नहीं उसका, उसका केवीपीवाई पास हुआ था। आरजू बिल्कुल सही है ना? हाँ, ये इंटरनेट बंद हो सकता है, अभी हुआ ना हमारे साथ पिछली क्लास में, हमने जियो से कनेक्ट किया हुआ था, जियो का फाइबर नेटवर्क 5G, वो ही एकदम से डाउन हो गया, एकदम से बंद, मीटिंग अपने आप खत्म। अब बीएसएनएल से कनेक्ट किया है तो अब काम कर रहा है। चलो जवाब देखते हैं। तो हमें निकालना है मोलर मास, सो वी कैन से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ वेट ऑफ सॉल्यूट और 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जब आप इन सभी वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो आपका जवाब आएगा दिस इज 400 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर रहेगा 400। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का जवाब रहा। मनन आपकी बात ठीक है कि कुछ भी हो जाए पहले जियो पे, बट बेटा मनन एक बात है कि जियो ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है। जब मैं 2016 में यूट्यूब पे आया था तो उस वक्त बहुत कम लोग हुआ करते थे, बहुत कम बच्चे हुआ करते थे। लेकिन जब जियो ने अपने फ्री सिम कार्ड बांटने शुरू किए ना और जब डेटा दिया, एकदम से वहां पर फ्लो बढ़ गया और एजुकेशन उन बच्चों तक भी पहुंच गई जिन बच्चों तक कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वहां तक भी एजुकेशन पहुंच सकती थी। तो जियो ने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक डेवलपमेंट भी नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन ने बहुत काम किया। भाई मनन का वोडाफोन बेस्ट है। चलो मनन, वोडाफोन का जो एक कुत्ता आता था वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था, ये भी पता नहीं वो कौन सा था, मुझे पता नहीं, बट था बड़ा अच्छा सा उनका। स्वागत है श्रुति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब मुझे अगला, पग कौन से होते हैं? अच्छा, जो वोडाफोन में आते थे वही। अच्छा, पता है हमारे पास जब कुत्ता था, जब मैंने पाला था, हम 9th-10th में थे, तो वो हम कहेंगे कि किसी से लिया था, हमें तो आज तक उसकी ब्रीड भी नहीं मालूम पड़ी कि वो क्या थी। लेकिन बाद में ना उस वक्त इतने सारे डॉग्स नहीं हुआ करते थे, उनमें क्या होता था कि एक बड़ा कुत्ता जो बहुत तेज भौंका करता था, एक मोटे मुंह का कुत्ता, एक पतली टांग का कुत्ता, शिकारी कुत्ता, उसी से हमें मालूम पड़ता था। तो किसी के यहाँ वो बड़े वाले कुत्ते जिनको आजकल जर्मन शेफर्ड कहते हैं वो हुआ करते थे। बुलडॉग के बारे में हम कहानियां बना के बोल देते थे कि बुलडॉग की पूंछ काट देते हैं, बुलडॉग इंसान पे अटैक कर देता है। और जो कुछ गांव वगैरह में जो हमारे लोग बताते थे वो शिकारी कुत्तों के बारे में बताते थे। कुछ दिनों बाद बड़े हुए मालूम पड़े एक वोडाफोन का कुत्ता भी आता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। आजकल तो बड़े अलग अलग, जैसे मैं ये नाम सुन रहा हूँ, पग आ रहा है, ये है वो है, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। हाँ ना, चलो एक न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ बीच में बात करते जाते हैं क्या रहता है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ 0.52, 0.52 ग्राम, 0.52 है बच्चों, मैं इसको दोबारा से ठीक लिख दूं क्योंकि हो सकता है आपको मोबाइल स्क्रीन पे ना दिखाई दे। ग्लूकोज in 80.2 ग्राम ऑफ वाटर, kf 1.86 केल्विन पर मोलल, ये है। चलो जवाब। श्रुति, ये आपने किसी डॉग का नाम बताया क्या? ग्रेट डैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अच्छा बेटा, मैं तो भी तो नाम ही मेरे लिए बहुत नया है। हमने शोले फिल्म थी ना, तब सुना था कि कुत्तों के सामने मत नाचना, बस एक ही शब्द जानते थे हमारे टाइम में। तो अब तो बहुत अलग अलग शब्द आ गए हैं। एक श्रुति, मैंने ना एक
पिक देख रहा था, उसमें सलमान खान के जो डॉग्स थे, बहुत बड़े भयंकर डॉग थे, वो तो ऐसा लगता था कि शेर कुत्ते की शक्ल में आ गए, इस तरह के दिखाई पड़ते थे। पता नहीं नाम क्या था, लेकिन वो दिखाई बड़े अजीबो-गरीब से पड़ा करते थे। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब ना केल्विन में चाहिए, इन केल्विन। दक्ष ने जो आंसर दिया है ना, उसे केल्विन में जवाब दो। तिब्बतियन डॉग्स हो सकते हैं, श्रुति। श्रुति, लेकिन तिब्बत के लोग तो छोटे होते हैं, वहां के कुत्ते बड़े होते हैं। यार, ये भी कमाल की बात होगी, इंसान छोटे और कुत्ते बड़े। सेंट बर्नार्ड, शिव्या ने बताया नाम। ओके शिव्या, ये बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा आज मुझे आप। चलो अच्छा है। दक्ष, अप्रोक्सीमेटली आपका जवाब ठीक है। अच्छा, तिब्बत की ब्रीड है। पर मैं आपको बताऊं, मैं पहले हम मसूरी जाया करते थे घूमने, तो वहां हम क्या देखते थे, वहां की गायें भी छोटी हुआ करती थी, पेड़ बड़े और गायें बहुत छोटी हुआ करती थी। अरे ओजस्वी, ऐसे मत करो, जैसे तुम जो डॉग्स की ब्रीड के नाम लिख के भेज रहे हो ना, हम बॉटनी के पेपर में क्या करते थे, बीएससी में क्या होता था कि बॉटनी के पेपर में कई बार क्या होता था कि उनके स्पीशीज के नाम पूछे जाते थे। अब कहाँ इतनी स्पीशीज के नाम याद होते थे, तो एग्जाम्पल में हम ना कुछ भी अल्फाबेटिक लिख दिया करते थे, DXYSO कुछ भी करके लिख दिया करते थे। अब आप में से कुछ बच्चे ना ऐसे ऐसे डॉग के नाम लिख रहे हैं कि मुझे खुद हैरानी हो रही है। ओजस्वी ने तो पता नहीं क्या लिखा है, रोटी वाला कुत्ता, पता नहीं। अब रॉइट विलियर कह रहा है भाई, हमें तो वो रोटी वाला ही समझ में आ रहा है जो तुमने लिखा हुआ है। पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। चलो कोई नहीं, ये जवाब जो है शव्या करेक्ट, प्रसून एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। हाँ देखो, भी आगे साइज बढ़ेगा इनका। चलो बैठ जाओ। जवाब चाहिए हमें इस क्वेश्चन का, ध्यान से दो। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट में भी दिया था और मुझे उम्मीद थी कि आप बच्चों का जवाब गलत होगा, लेकिन अभी तक जिस बच्चे का जवाब आया है बिल्कुल ठीक आया है। साहिल का नेट गया। साहिल बेटा, प्रॉब्लम है, क्या करें, कोई बात नहीं, जितना आता है ना उससे। प्रसून आया अपनी नॉलेज लेके। सबसे बड़े डॉग होते हैं हल्क, पिटबुल। अरे पिटबुल तो एक गायक का नाम नहीं था, वो इंसान नहीं है क्या? पिटबुल गायक नहीं है? अच्छा, परम गोल्डन रिट्रीवर, ओके। साहिल, यस बेटा, आजकल ना मोबाइल इंटरनेट वर्क जो है वो अब आई थिंक एक दो दिन नहीं काम करेगा। ओके दक्ष, हाँ ठीक है बेटा, आंसर जो आपने आंसर बताया ना बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TF निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट 0.52 ग्राम, 0.52, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 80.2, KF 1.86। साहिल, 3 जगह का इंटरनेट बंद हुआ है ना बेटा, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद। तो मोबाइल नेटवर्क जो है वो परहैप्स नहीं काम करेगा। तो ये है, BSNL का हो सकता है काम कर रहा हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हो गया, वो शायद हो सकता है काम कर रहा हो। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको फर्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करना है। वाईफाई भी ऑफ हो गया है साहिल, ये तो बहुत दुख की बात है। कोई बात नहीं, करेंगे ठीक। तो डेल्टा TF, T0 माइनस TF, यहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां से थर्ड फार्मूले से पहले डेल्टा TF। श्रुति, मैंने कहा कि हमें जवाब केल्विन में चाहिए, तो डेल्टा TF आप निकाल लेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86, 0.52, 1000, और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज है तो 180, सॉल्वेंट है 80.2। यहां से डेल्टा TF आएगा। इस डेल्टा TF की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो TF आएगा, क्योंकि आपको जवाब देना है केल्विन के अंदर।
तो डेल्टा TF की वैल्यू को निकाल के T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री यानी 273, यहां से आपको TF सॉल्व करना है और ये 272.933 केल्विन ये हमारा जवाब होगा। 272 ना श्रुति, थोड़ा ध्यान से, 272.933 केल्विन ये आपका जवाब यहां पर आएगा इस क्वेश्चन में, ये आंसर बनेगा आपका, ध्यान से। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन था जो आपका अच्छे से होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट वाले लेक्चर के अंदर मैंने एक दो क्वेश्चन और करवा रखे हैं, उनके लिंक भी आई थिंक मैंने भेज दिए हैं आपके पास, जिसके पास ना हो वो मुझे आज फिर बता देना। अब यहां पर एक दो चीज और जरा समझ लो फटाफट। आपसे जो इसमें कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं जरा एक बार कंसेप्चुअल टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहां पर बात करता हूं कि देखो कौन से हैं, क्या हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। कल मैंने आपको कूलेंट बताया था, क्या याद है किसी बच्चे को कूलेंट क्या था, क्या मीनिंग था? क्योंकि कूलेंट से रिलेटेड ही हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे। कूलेंट हमने आपको बताया था एक ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, उसे कूलेंट कहा था। और कूलेंट का इस्तेमाल गाड़ियों का इंजन गर्म ना हो जाए वहां पर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने बताया था इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एग्जाम्पल आपको वहां पर याद रखना था। ऐसे ही आपको याद रखना है एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर किसे कहते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि पानी के पार्टिकल हैं, जब ये पानी के पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं सॉलिडिफाई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसके बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे सपोज इस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर है, पानी रखा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर के बीच में अटक जाएगा, उन्हें कंबाइन नहीं होने देगा, फ्रीज नहीं होने देगा। तो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर हम कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड की फ्रीजिंग को रोकता है, उसे एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। लिक्विड की फ्रीजिंग को रोकता है एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, या इसको डी आइसिंग एजेंट भी कहते हैं। अमेरिका जैसे देश है ना, अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहां पर बर्फ बहुत पड़ती है, और जब बर्फ ज्यादा पड़ती है ना तो गाड़ियां जब सड़कों पे जाती हैं तो फिसलने लगती हैं। कहीं कहीं ऐसी बर्फ पड़ती है जो कच्ची बर्फ होती है, तो जब लोग उस पे चलते हैं तो उसके अंदर पाँव उनका आ जाता है तो उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि जब वहां पर लगता है कि आज बर्फ पड़ने वाली है, सड़कों पे अमोनियम एसिटेट डालना शुरू कर देते हैं। अमोनियम एसिटेट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जब वो सड़कों पे पड़ा होता है तो जैसे ही बर्फ पड़ती है फ्रीजिंग पॉइंट कम, उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है। बर्फ पड़ती है, वो सॉलिडिफाई नहीं रह पाती, वो मेल्ट हो जाती है। ये डी आइसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर जो किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि गाड़ियों में एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर का इस्तेमाल क्यों करते हैं गाड़ियों में? तो सीधी सी बात है, ऐसे इलाके जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, गाड़ियों के इंजन में पानी जम जाता है। अब गाड़ियों के इंजन में पानी जम जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, उनके इंजन में, रेडिएटर में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों की तरह काम करता है। ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये कूलेंट की तरह भी काम करता है और ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि व्हाट इज द रोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन व्हीकल्स इन सब जीरो कंडीशन। What is the role of ethylene glycol in vehicle in sub-zero condition? इस पॉइंट को नोट कर लेना। ऐसे देखो, डी-आइसिंग एजेंट जो मैंने आपसे कहा, जब सड़कों पे बर्फ जमनी शुरू हो उससे पहले ही सड़कों पे
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अमोनियम एसिटेट डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं, फिल्मों में देखा होगा, जहाजों पे बर्फ, जहाज, हमारी आदत है ना जहाज बोलने की, जबकि प्लेन बोलना चाहिए, एयरप्लेन, बट आदत है हमारी जहाज बोलने की, वो जहाज। तो जब जहाज पे बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए भी डी-आइसिंग एजेंट उस पे स्प्रे किया जाता है। तो डी-आइसिंग एजेंट की डेफिनेशन यहां से याद रखना कि दे आर यूज्ड टू रिमूव द स्नो, इन्हें डी-आइसिंग एजेंट कहा जाता है। कुछ कॉमन डी-आइसिंग एजेंट के एग्जाम्पल आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। इन कॉमन एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, इनको याद कर लें। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why NaCl is used to clear snow from the roads? आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब आना चाहिए। अब ये तो पता है क्या है? ये लोकल क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका में अमोनियम एसिटेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जब लोकल क्वेश्चन है देसी, अब अमोनियम एसिडेट हमारे पास है ही नहीं, तो कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूज करना पड़ेगा। तो NaCl सस्ता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि NaCl का रोड में से बर्फ हटाने में क्या रोल है। NaCl की जगह KCl भी हो सकता है, अमोनियम एसिडेट भी हो सकता है। तो जवाब वही है जिसे आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में, इस पिक के अंदर, इमेज के अंदर, कि सड़कों पे ये सॉल्ट को छिड़का जा रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, ताकि जब बर्फ इस पे आएगी तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से ये बर्फ को जमने नहीं देगा, उसको मेल्ट कर देगा, पानी बना देगा, और जब वो पानी बन जाएगी तो वहां से अपने आप क्लियर हो जाएगी। बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो सड़कों पे अमोनियम एसिटेट छिड़कते हुए चलते हैं, और इस तरह से वहां पे रोड को क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पॉइंट को यहां से याद रख लेना, यहां पर होना चाहिए। ठीक है ना बच्चा? अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब दो। बर्फ ठंडी होती है या गर्म होती है? सिंपल, बर्फ ठंडी है या गर्म है? क्या कहेंगे? दक्ष, दक्ष कहता है कि बर्फ गर्म है। अब ये थोड़ी कि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर कुछ ना कुछ अनयूजुअल होगा। ओजस्वी कहता है बर्फ कूल होती है। ओजस्वी बहुत नई बात बताई। हाँ, दक्ष ने जरूर नई बात बताई थी कि बर्फ गर्म होती है। चलो कल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? आज टाइम हो गया। अच्छा, कल बेटा अगर इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो क्लास होगी। दक्ष इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप ये देखो कि जैसे जैसे आप अगर ज्यादा ठंडा पानी पीते हो तो आपकी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और ज्यादा हो जाती है। तो राइट आंसर है। नश्रुति देख लो, आपके सामने ही दिया हुआ है, बर्फ गर्म होती है, ध्यान रखो। तो कल अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो क्लास, डे आफ्टर टुमारो आपका टेस्ट भी है, लेकिन अगर क्लास नहीं होती है तो आपका टेस्ट फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक करवाना है, उसके बाद आपका टेस्ट लेना है। तो कल मैसेज तो आएगा ही आपके पास, और कल हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस वगैरह के टॉपिक को फिनिश करेंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट डे आपका टेस्ट रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर का, ध्यान रखना। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करें, बट अभी सोच रहे हैं इस वीकेंड पे क्या मूड रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कुछ ना कुछ। दक्ष, मैंने कहा ना वीकेंड पे जो मूड रहेगा उसके हिसाब से, अगर वीकेंड अच्छा बीतता है तो ऑर्गेनिक कर देंगे, वीकेंड अगर बुरा बीतता है ना तो मैं सरफेस केमिस्ट्री कराऊंगा फिर। ठीक है, बाय बाय बच्चों। ओके दक्ष, लेट्स सी, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।